नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुचर्चित मामला चारक घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 45 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट के द्वारा सजा देने के फैसले का स्वागत करते हुए राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है। जो जनता का पैसा खाएगा उनका हश्र यही होगा। अपना काम से जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े आरोपित को, जगदीश शर्मा जी को और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को बड़े बड़े ओहदे पे रखे हुए थे। अभी भी 17 विधायक इनके आरोपित विधायक हैं इनके पास, जो मान लीजिए कहीं से भी इनके सुशासन के अनुकूल नहीं है और ये अपने अगल बगल भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। मैं तो मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी सचेत हो जाएं या जेल जाने के लिए तैयार रहें। आपके अगल बगल जो बैठे हैं धुरंधर, उनके ऊपर भी आज नहीं कल केस होगा ही और आप भी चारा कांड में कहीं न कहीं आरोपित हैं। ये बात आती है, बराबर माननीय गिरिराज सिंह उठाते रहते हैं इस बात को। और आप कहीं से भी सुशासन युक्त नहीं लग रहे हैं। जब से एनडीए से गठबंधन आपकी टूटती है, आपके हाथ में प्रशासन भी ढीली हो गई है और इस चारा घोटाले में तो आप लग रहा है जो शामिल है। और आप अपने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को और जगदीश शर्मा जी को कैसे रखे हुए थे, इतने भारी आरोपी आदमी को। आपको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो आपसे मांग करता हूँ कि आप में जरा सा भी नैतिकता बचा हो तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। देखिए, मूल रूप से 17 वर्षों के बाद न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया है। परेशानी यहाँ होती है कि घटना कभी घटती है और वर्षों बीतने के बाद डिसीजन होता है, उससे आम लोग में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और जो फैसला सीबीआई कोर्ट में किया गया है, इससे नेताओं को थोड़ा कष्ट, आम जनता खुश है। क्या मानते हैं न्याय की जीत हुई है? जो जैसा किया वैसा पाएगा और कम से कम अब तो सबक नेताओं को आएगा। गलत करने से लोग डरेंगे कि अगर गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। ये शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई भी नेता गलत कार्य करने से हिचकेंगे, जिसका परिणाम सामने आएगा। डीएमसीएच के ब्लड बैंक के मुख्य द्वार के समीप गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे कभी भी महामारी फैल सकती है। डीएमसीएच अधीक्षक ने जिला पदाधिकारी की बैठक में भी इस संदर्भ में चर्चा की थी, लेकिन नगर निगम प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा अभी तक नहीं छूटी। पुनः 1 अक्टूबर को डीएमसीएच के द्वारा एक लिखित त्राहिमाम संदेश नगर निगम आयुक्त को भेजा गया है। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जिला पदाधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी। अभी बैठा हुआ है, बुलाएं चलो, तुम तो 2 नंबर काम नहीं करते हो तुम। बताइए कि ये हालत है 2 नंबर की। पहले तो कहाँ नहीं चलिए निकलिए। नंबर क्या है, जो अभी जितना भी कचरा जो उठाव होता है, उठाव करना नगर निगम काम है। हम लोग ने मीटिंग किया था यहाँ पर और हम लोग को 5 जगह चिन्हित किया गया था कि सारे अस्पताल का हम लोग 5 जगह में जमा करेंगे कचरा हमारे सफाई कर्मी के द्वारा। और नगर प्रशासक के द्वारा ऐसा कहा गया था कि 2 बार भर दिन में उठाव किया जाएगा, लेकिन 2 बार क्या, 1 बार क्या, अभी महीनों से उठाव नहीं किया गया, जिससे आप देख रहे हैं कि इतना कचरा जमात हो गया है। इसको हमने मीटिंग में भी उठाया था। सोमवार को डीएम साहब की यहाँ मीटिंग होती है, उसमें हमने कहा था कि कचरा का उठाव नगर प्रशासक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इतना कचरा जमा हो गया है, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है और रोगियों पर भी इसका खराब असर पड़ेगा। मैं पुनः लिखने जा रहा हूँ नगर प्रशासक को कि इसको तुरंत से तुरंत हो सकता है सर महामारी भी फैल जाए, लेकिन इस गंदगी की अंबार से इसलिए इसको फिर से पुनः मैं लिखने जा रहा हूँ कि इसको उठाओ अविलंब तुरंत करें, अन्यथा इसका खराब इफेक्ट होगा तो उसके दोषी वो होगा। रक्तदान महादान होता है। 1 अक्टूबर को डीएमसीएच में रक्तदान दिवस मनाया गया। रक्तदान दिवस के अवसर पर डीएमसीएच के तीसरे सत्र के छात्र छात्राओं द्वारा ब्लड बैंक पर रक्त डोनेट किया गया।
वहीं तीसरे सत्र के छात्र छात्राओं का कहना था कि हम चिकित्सकगण ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष के आयु से 65 वर्ष की आयु तक के लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। जितना भी ब्लड शरीर से डोनेट करेंगे वह 3 महीने के अंदर पूर्ति हो जाता है। पंकज ही बाकी है, पंकज भी कितना बाकी है ना, 1 किलो कितना बजे हम लोग सरोज नहीं आ रहा है नहीं देगा क्या जल्दी किलो पहले शंकर आप लीजिए खा लीजिए हमें दे दिए सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा कभी नहीं हुआ कभी शुरुआत है आप लोग जिंदा ही रहेगा भुवन जी संजय भैया आ गया ना मेरे पास। 1 मिनट सर रुक जाइए, अभी तो एक और आए 10 लोग आ रहे और क्लोज हुई है भुवनवास। अरे भुवनवास क्लोज हुई है। क्या ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप लोग? नेशनल वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के ओकेजन पे हम लोग पूरे DMCH के 3rd सेमेस्टर लोग ब्लड डोनेट करने आए। कितने छात्र छात्राओं किए हैं? लगभग 12-13 होंगे। क्या नाम हुआ आपका? योगेश त्रिपाठी। ब्लड डोनेट करना चाहिए। 3 महीने के बाद फिर आपका वो रिकवरी हो जाता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट खुद डोनेट कर रहे हैं, तो इसमें आम जनता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग को भी कुछ नहीं होगा। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। कि रक्तदान महादान होता है, इससे बढ़ के कोई बड़ा दान हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट दे रहे हैं तो जनरल लोगों को भी समझना चाहिए कि ब्लड देना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होती है, बल्कि फिर 3 महीने बाद रिकवरी हो जाती है और दूसरे को इससे फायदा ही पहुंचता है। जिन्हें ब्लड की कमी होती है, जिसे किसी तरह की बीमारी होती है, उन्हें हर तरह से लाभ मिलता है। इसलिए ब्लड हर एक इंसान को डोनेट करना चाहिए। क्या नाम है? ज्योत्सना। मैक्सिमम ब्लड डोनेशन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है। सब में बहुत उत्सुकता है और जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्लड डोनेशन करने का अभियान एक ढंग से छेड़ा है। सर्जरी के PG हैं भुवन जी, उन्हीं के सौजन्य से ये लोग यहाँ तक आए हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी तो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और लगभग 1 महीने तक ब्लड डोनेशन महीना मनाया जाएगा। आज रक्तदान दिवस है। हर प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। वैसे सालों भर रीजनल ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलता रहता है। ब्लड डोनेशन 18 साल से लेकर 65 साल के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, अगर वो हेल्दी है तो। अगर हेल्दी नहीं है तब डोनेशन नहीं करना है। प्रति 3 महीने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है। ब्लड डोनेशन करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। ब्लड डोनेशन जो भी करते हैं उसका 5 तरह का जांच हम लोग करते हैं। मलेरिया के लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं, एड्स के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस B एंड C के लिए करते हैं। ये 5 तरह का जांच सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाता है और इसमें किसी को पॉजिटिव आता है उसको कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप फर्दर जांच करा लें और बीमारी को कन्फर्म हो लें। कितने छात्राओं ने किया था? अभी तक 10 स्टूडेंट्स ने ब्लड डोनेशन किया है और सिलसिला लगा हुआ है। वहीं सदर में DMCH अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक, प्रचार डॉक्टर SN सिन्हा ने विस्तृत जानकारी दी।
1 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा के आयोजन किया गया यहाँ पर। ये पूरे 1 महीना चलेगा, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें जो भी रक्तदान करना चाहते हैं स्वैच्छिक रूप से यहाँ आके रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान आप जानते हैं कि ये महादान की संख्या में आता है। जो भी रक्तदान करते हैं इससे एक आदमी का जान बच सकती है। इस बात को रखते हुए और आज खास करके आज जो रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है उसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर भुवन जो KDA के सेक्रेटरी हैं, हमारे प्राचार्य महोदय भी आए हुए हैं। इनके सौजन्य से ये सारे स्टूडेंट्स जो आज आके ब्लड का दान कर रहे हैं, स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा दान कर रहे हैं। और इससे एक मैसेज समाज जाएगा कि जब मेडिकल स्टूडेंट रक्तदान कर रहे हैं इसका मतलब इसमें कोई तरह का खराबी नहीं है, तो कोई तरह की कमजोरी नहीं आती है। और जनरल ये जो भ्रांति फैली हुई है कि हम खून देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, इससे लोग दान मतलब देने में कतराते रहते हैं। जिनके परिजन का यहाँ ऑपरेशन होता है या जिनका यहाँ भर्ती रहता है उनके लिए भी वो ब्लड नहीं देते हैं। सरकार की ओर से है कि जो यहाँ रोगी भर्ती होंगे उनके परिजन को ब्लड देना पड़ेगा, लेकिन वो भी कतराते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोग दान देते हैं तो हम लोग इनका ब्लड को वैसे पेशेंट करें या जो एक्सीडेंट साइड से आते हैं, जो लावारिस आते हैं, उसमें इनको देने का काम करेंगे। तो ये आपके माध्यम से कम से कम जानकारी सबको मिले कि ब्लड दान करें। यहाँ महीना भर ये कार्यक्रम चलेगा। इस बात के देते करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टीम को भेजेंगे जो वहाँ ब्लड कलेक्शन करके ले आएगा। उसका पैसा भी मिलेगा। पर जो वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे उनको कैंप के लिए या नाश्ता के लिए उनको पैसा भी हम लोग देंगे। और साथ में जो भी यहाँ दान करते हैं उनको हम लोग नाश्ता पानी और चाय पिलाने का भी। आज ब्लड डोनेशन महीना मनाया जा रहा है। आज शुरुआत है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसमें आज मुख्यतः दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी उत्साहित हैं ब्लड डोनेशन देने में करने में। और यहाँ पर ब्लड देने का मेडिकोज के साथ यह एडवांटेज ये होगा कि जनरल पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि डॉक्टर भी जो ब्लड डोनेट करते हैं। तो मुख्य डोनेशन ये है, डोनेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनरल पब्लिक अवेयर हो जाए कि ब्लड देने से गरीबों का, असहाय लोगों का जिनका कोई नहीं है या बेसहारा हैं, उनको ब्लड देने की ज़रूरत अगर होती है तो उसमें क्या ये सब ब्लड काम आता है। तो असल है कि जनरल पब्लिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड देने से, ब्लड डोनेट करने से शारीरिक कोई हानि नहीं होती है और बल्कि उनके शरीर में नया ब्लड तैयार हो जाता है, बन जाता है और तेज़ी से बल्कि ब्लड बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज ब्लड डोनेशन मंथ के अवसर पर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जनरल पब्लिक को कि ब्लड डोनेट करें। और एक ब्लड डोनेशन एक महानतम काम है, किसी की ज़िंदगी हमको देने का है काम, इसलिए वो लोग ब्लड डोनेशन आगे बढ़ करके। वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जब लौटते हैं ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के
तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्यामा साड़ी के प्रोप्राइटर प्रदीप झा ने श्यामा साड़ी प्रतिष्ठान के 1 वर्ष पूरे होने पर अपने ग्राहकों के लिए एक उपहार योजना शुरू की है। सब्जी के पास हम पहुंच जाते हैं, 5 में तो पहुंच जाते हैं, 5 में तो पहुंच जाते हैं मालिक। प्रदीप झा ने बताया कि वर्षगांठ की बधाई हमारे सम्मानित ग्राहकों को है। मैंने बस उनकी पसंद, क्वालिटी एवं बजट का ख्याल रखा है। प्रदीप जी, एक बात बताइए कि जनरली लोगों का थिंकिंग है कि जो चीज आपने खोला है, जो साड़ी की दुकान खोली है आपने, वो एक मंडी में होना चाहिए। ज्यादातर कस्टमर का या एज ए कस्टमर आप भी जाएंगे तो जहाँ पर 5-7 दुकानें 10 दुकानें रहती हैं, वहाँ पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना। लेकिन आपने एक अलग हटके एक नए जगह पे, जहाँ पर कि आपके अलावा कोई भी कपड़े की दुकान नहीं है, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? सबसे पहले तो ये बात है कि हम शुरू से कुछ अलग करने की तमन्नाएं रही हैं हमारी, कुछ हट के हम काम किया हमने हर दिन, और आज भी वही किया हमने। लोगों ने कहा यहाँ नहीं चलेगा, हमने कहा कि यहाँ मैं चलाऊंगा। 1-2 मित्रों का हम भरपूर सहयोग रहा, मुझे कहा कि खोला जाए और हमने खोला। सबसे पहले क्या था, हमारा 3 चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहला चीज की कलेक्शन होना चाहिए, हमारे यहाँ बाजार से हट के कलेक्शन होना चाहिए। तो ये प्रदीप जी, आपका ये 1 वर्ष हुआ है आपके प्रतिष्ठान का, तो आपने जब ओपनिंग किया था और अभी 1 वर्ष जब आपका पूरा हुआ है, उसमें आपने क्या अंतर पाया है? बहुत अंतर पाया, बहुत अंतर मिला। पहले जब मैं खोला था तो हमारे आस पड़ोस के लोग आते थे। आज के डेट में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, तीनों जिले के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तीनों जिले के कस्टमर हमारे हैं। और मैं तीनों जिले के लोगों को, तीनों जिले के अपने ग्राहकों को कोटिशः धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरा अपार सहयोग किया है इन बीते हुए सालों में। तो यहाँ केवल महिलाओं के लिए ही? हाँ, यहाँ साड़ी, सलवार सूट, लहंगा और मैचिंग मटेरियल्स उपलब्ध है हमारे यहाँ। के दौर के जो फैशन है या अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है, जैसे टीवी पर आता है, कोई सीरियल में कोई साड़ियाँ पहन के कोई एक्ट्रेस आती हैं, तो महिलाओं का रुझान उसके तरफ होता है। तो क्या आप ये अवेलेबल करवा पा रहे हैं? सबसे पहले मैं उसी चीजों पर ध्यान देता हूँ कि मैक्सिमम जो लेटेस्ट डिजाइनर कलेक्शन है वो हमारे यहाँ उपलब्ध हो। इसके लिए हम हर दिन नया परचेजिंग करते हैं, नया कलेक्शन खोलते हैं। ये हमारा हर दिन का नियम है, हर दिन हम कुछ नया खोलते हैं और जो भी लेटेस्ट बाजार में आता है वो यहाँ उपलब्ध होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लाते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल यहाँ करते हैं हम। हमारे बीच कोई नहीं है, जहाँ बनता है साड़ी मैन्युफैक्चर से हम लाते हैं और यहाँ ग्राहकों को बेच देते हैं रिटेल में, बहुत कम मुनाफे पे। बस यही है कि कस्टमर का सहयोग रहता है, ग्राहकों का सहयोग रहता है। फिर भी प्रदीप जी, अभी कंपटीशन का समय है। जी बिल्कुल। और आपसे काफी पुराने प्रतिष्ठान दरभंगा में एक से एक प्रतिष्ठान है और उनका नाम भी है। जी बिल्कुल। इस कंपटीशन के दौर में आपने क्या क्या किया है कि आपके कस्टमर एक बार जो आपके यहाँ आते हैं फिर दोबारा दूसरे के यहाँ ना जाएं? सबसे पहला काम हमने ये किया है कि अपने माल को सस्ता बेचा, कम मुनाफे पे बेचा और ज्यादा बेचा। सबसे पहला काम हमने ये किया कि अपना प्राइस कंट्रोल किया, कम मुनाफे पे कपड़ा बेचा। दूसरा चीज ये किया हमने कि कलेक्शन पे पूरा जोर दिया कि महिलाएं आए
उन्हें मैं अगर 10 साड़ी दिखाऊं तो उसमें 9 साड़ी पसंद आए उन्हें। मेरा कलेक्शन ऐसा है। ये दूसरा काम किया हमने। तीसरा काम, हमारे जितने भी सेल्समैन हैं वो सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और उनका मधुर व्यवहार है, जिस व्यवहार से हमारे ग्राहक प्रभावित होते हैं। बस यही सब कारण होती है। तो प्रदीप जी, ये मान के चला जाए कि आपका जो ये सफलता का राज है, उसके पीछे आपका ये व्यवहार, नया नया स्टॉक और कम दामों में, बाजार से कम दामों में वो चीज़ आप उपलब्ध करवाते हैं अपने कस्टमरों को, और उनके पसंद को भी आपने बखूबी ध्यान में रखा है कि अभी का जो पसंद है और हमारे कस्टमर जो मांगते हैं वो उनको अवेलेबल होना चाहिए। तो आपके सफलता का राज यही है। नहीं, सफलता का श्रेय पहले होता है, सफलता का श्रेय। तो सफलता का श्रेय जाता है हमारे सम्मानित ग्राहकों को, जिनके लिए उनको हम कोटिशः धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेरा सहयोग किया। ये सफलता का श्रेय है। दूसरा, सफलता का राज। तो सफलता का राज है हमारा बेहतरीन कलेक्शन, बाजार से कम दाम और मधुर व्यवहार। तो आपके दुकान में सभी रेंज की साड़ियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम प्राइस की कितनी? हमने मिनिमम शुरू किया है 150 रुपए से। हमारे यहाँ 150 रुपए से साड़ी का रेंज शुरू है, जो 30,000 रुपए तक गया है। और लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए सलवार सूट का रेंज हमारे यहाँ 250 रुपए से शुरू है, जो 15,000 रुपए तक गया है। अच्छा, तो ये जो अभी आपका ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भी बहुत सारी महिलाएं साड़ी खरीदती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइप के साड़ी का दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन सजाया है अपनी दुकान में। बिल्कुल ही नया स्टॉक, बिल्कुल ही नया रेंज, बिल्कुल ही नया कलेक्शन और बाजार से हट के कलेक्शन, कॉमन से अलग। CS को सबसे पहले धन्यवाद हम देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारी खबर प्रकाशित की है। और हम अपने ग्राहकों को सबसे पहले, जो हमारे लिए बहुत अहम मायने रखते हैं, वो हैं हमारे सम्मानित ग्राहक। एक बार फिर हम अपने सम्मानित ग्राहकों को कोटिशः धन्यवाद देते हैं हमारा अपार सहयोग करने के लिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और SCS आपको आपके दुकान के वर्षगांठ पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद प्रदीप। बीबी पालकर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा द्वारा 1 अक्टूबर को नशा मुक्ति को लेकर बच्चों के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को नशा सेवन से होने वाली बीमारियों के साथ साथ नशा मुक्ति में सहयोग करने हेतु जागरूक किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर झा, डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा, डॉक्टर KNP सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम आप बच्चों से नशा के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दें, और यदि कोई आपके चारों ओर नशा सेवन करते हैं तो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर समय देकर के आप अपनी भूमिका के द्वारा नशा मुक्त कर सकते हैं। जैसा हमारे गुरुजी प्रोफेसर जयशंकर जी ने कहा कि एक बच्चे का जो हट बाल है, उसमें जो हमारे अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो मजबूर है, या चारों ओर यदि कहीं कोई नशा करने वाले हैं तो आप उन्हें मजबूर कर सकते हैं अपने हट के बल पर। अपने हट से उनको नशा करने से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप वो हट यदि करते हैं तो वह हट भी आपके लिए सम्मानजनक है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, समाज के विकास में भी अवरोधक है। अतः समय का अभाव को देखते हुए मैं ज्यादा क्या कहूँ, जीवन में ऐसे कई पल आपको भी मिलेंगे, आएंगे जिस समय नशा की नजदीकियां आएगी, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने मित्रों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बात, आप यदि सामर्थ्य हैं तो अपने बल पर उन मित्रों को भी समझा सकते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज है और मैं इसके लिए आपका साथ नहीं दे सकता। बजट के ऊपर में बर्डन नहीं है, क्योंकि एक नशाग्रस्त व्यक्ति देश के स्वास्थ्य बजट पर बोझ बनता है। तो चलिए डॉक्टर साहब से हम ये गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, आप आए और आप इस विषय पर हम सबों को
उद्बोधित करें। डॉक्टर जैन बधाई देता हूँ। मौसम सुहाना है और आप शायद थोड़ी समय भी बीत चुकी है, आप सुनना चाहेंगे हमें भी, तो बहुत बातें अच्छी बातें बताई जा चुकी हैं। लेकिन से नो टू ड्रग्स, पहले ड्रग्स आप देखते होंगे, सिनेमा में देखते होंगे, कुछ इस तरह के सिनेमा में भी बनाया जा चुका है, दम मारो दम और किसी तरह का, उससे हम कोई प्रेरणा नहीं लें। हमारे पड़ोसी देश में अफीम की खेती आज भी होती है और उसे जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब छोटे छोटे बच्चों में भी अब लत लग रही है, इसलिए ड्रग्स में जैसे बताया जा चुका है, हेरोइन है, हशीश है, गांजा है, भांग है, शराब है, तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकें, कैसे मिटा सकें, और इसके लिए एक सरकार से भी एक योजना होना होगा कि स्कूल के इर्द गिर्द करीब 100 मीटर्स में कोई इस तरह का गुटखा या इस तरह का कोई नशा वाली दुकान न हो, उसको रोका जाए। एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर इस पर अभियान चलाएं, क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं कल इस देश को चलाने जा रहे हैं, और यदि वही नशे में डूबे रहेंगे तो देश का हाल क्या होगा, क्योंकि उससे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है, और फिर आप कहा जाता है कि पहले तो आप लोग शराब पीते हैं और फिर शराब उन्हें पीने लगती है, वो एडिक्शन। जब एडिक्शन एक बार हो जाता है, जब लत हो जाता है, उसके लिए बच्चे छटपटाने लगते हैं और चोरी भी करते हैं, घर से पैसे लाते हैं, फिर उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। बहुत सारे अच्छे अस्पतालों में एक डी एडिक्शन सेंटर खुला हुआ अस्पताल में, फिर एक रोग हो जाता है या मानसिक रोग हो जाता है, और उस रोग को हटाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर बहुत सारे बड़े अस्पतालों में खुले गए हैं, जिनमें जो लत लगी हुई उसको कैसे छुड़ाया जाए। आपके जो हमारे फिल्म अभिनेता थे फिरोज खान, उनके लड़के जो फिल्म एक्टर हैं, उनको भी लत लग गई थी कोकेन की, जो छुड़ाया गया। अभी संजय दत्त जो जेल में थे, उनको भी लत लगी थी। तो फिल्म के भी कुछ लोग हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर पर जाना पड़ता है। आप वर्ल्ड ओलंपिक को देखे हैं, वर्ल्ड ओलंपिक में भी कुछ लोग ड्रग्स के चलते ही उनको जो गोल्ड मेडल लिए जाते हैं उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। तो यह कितना खराब है। हमारे जान पहचान के लोग हैं, यहाँ एक मारवाड़ी समाज के व्यक्ति हैं जो ड्रिंक करते करते उनका लीवर खराब हो चुका है और अब लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात हो रही है। तो शायद शुरू में आदमी इस बात को रियलाइज नहीं कर पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए बच्चे शुरू से ही इस आदत को संभालें। कभी कभी देखते हैं दुकान स्कूल के पास में सिगरेट में कुछ दवा मिला देता है, खिलाता है, फिर उसके बाद बच्चे पीने लगते हैं, फिर घर से दवा और पैसा चोरी करके आते हैं और फिर लेने लगते हैं, और वे पढ़ने में भी उनकी गिरावट आने लगती है। तो एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी उनका डिटोरिएट करता है। इसलिए आप अच्छे रहें, अच्छे करें, हमारी यही शुभकामना है कि आप आइए। ऐसा लगा कि ये तो मेरा काम कर रहा है, मैं उनको कोशिश करता हूँ। इस लंबी अवधि के प्रैक्टिस में हमने ओरल कैंसर या माउथ कैंसर के हजारों हजार या शायद नहीं तो लाखों मरीज को एक एगोनाइजिंग सीवियर पेन कंडीशन से डेथ करते हुए, वो प्रीमैच्योर डेथ होता है, वो बहुत पेनफुल डेथ होता है। एक माँ आती है, 12 साल 13 साल 14 साल की लड़की को लेके डॉक्टर साहब पर मुँह में 6 महीना से नहीं खड़े थे, उस टाइम क्या सब आदत है रजनीगंधा पर खाई। तो ये बहुत बार एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया है कि टोबैको जो है या टोबैको का जो इंग्रीडियंट है, चाहे गुटखा हो, पान पराग हो, सिगर हो, तुलसी हो, गंदा हो, और उसमें भी अलॉन्ग विथ अल्कोहल, ये 3 टाइम डेंजरस हो जाता है कैंसर के लिए। तो इस तरह का हमने अनुभव किया है, और एज ए डेंटल सर्जन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ आऊँ और लोगों से निवेदन करूँ। तो इस तरह के केस को हम डेली देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे छात्र अगर इस संबंध में कुछ पूछे कि कैसे कैंसर होता है, कैसे
इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे बहुत वक्ता कह चुके हैं कि शायद ये आपकी जिम्मेवारी है, अवेयरनेस होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से बायलॉज बन रहा है, लेजिस्लेशन बन रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारी धरती में, तो हमारी धरती में प्रत्येक दिन लगभग 8 से 10 मरीज ओरल कैंसर या आंखों के कैंसर से प्रत्येक साल लगभग 90,000 से 1 लाख नए कैंसर के ओरल कैंसर या आंखों के कैंसर आते हैं। तो ये सब हम लोग का जो IDA का या वर्ल्ड WHO का एक डाटा, इससे फाइट करना गवर्नमेंट और खास के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी है। अरे और उनके वक्ता ने कहा कि सबसे यंग जनरेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हम समझते हैं कि अभी जो हम क्लिनिक पे देखते हैं वो इस तरह के एडिक्शन का यंग जनरेशन बहुत बड़ा भागीदार होता है। मेरा निवेदन है आपसे इस विषय पर सोचिए, इसको कैसे रोका जाए समझिए, और अगर विद्यार्थी लोग कुछ हमसे क्वेश्चन पूछे इस संबंध में मैं उसका जवाब के अंदर का देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो एपियर नहीं होता, वो जब स्टेज मुँह में हम देखते हैं वो सेकेंड स्टेज। जैसे ओरल सबम्यूकस हाइपोक्सिस आपने देखा कि गुटखा खा रहा है मुँह खोलने की, उसके भीतर में चाहे गलकर के दिन की भाग हो चाहे सुधा में इसकी चले एक कॉन्टेक्स बनना और एक फाइब्रोज होगा, गांठ बनना शुरू होता है। यही गांठ तो अगर अनट्रीटेड रह जाए, अगर प्रिवेंटेबल ये 70% ट्रीटमेंट इसका सही है, लेकिन किसी को छोड़ दिया जाए कैंसर तो कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंटिव इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपने सुना होगा संभाले अपने लिवर को संभाले, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ड्रग्स, टोबैको या वाइन, ये तो कैंसर के माध्यम हैं, लेकिन सर ने अपने कार्यकाल के दौरान देखा होगा कि ऐसे भी व्यक्ति जो ड्रग्स या वाइन सेवन नहीं करते हैं लेकिन माउथ कैंसर या कैंसर के शिकार होते हैं। आखिर इनसे कैसे बचा जा सकता है? बता देते हैं हमने। 50% आप अपने दांत यानी माउथ को साफ रखें। ब्रश यानी आप साइंस में पढ़ते हैं कि 2 बार आपको डेली सोने से पहले और सोने के बाद निश्चित रूप से आप दांत साफ करें। दांत और मुंह साफ रहेगा, आप स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू सर। इस तरह की बीमारी को आजकल मुंह के कैंसर को 40 साल से देख रहे हैं और उसमें कैसे मृत्यु होती है, कैसे इसका जो पेनफुल एग्नाइजिंग होता है, हमने बहुत करीब से देखा है। इन्हीं जो सब नए साल में हमारे सारे समाधान, समस्याओं के समाधान आपने सुझाए और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो 80% जो केसेस हैं कैंसर के वो टोबैको रिलेटेड हैं। तंबाकू जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक घातक है। यह एक विषय था, टोबैको इज मोर डेंजरस देन यू थिंक। और इस विषय पर हृदय के जाने माने विशेषज्ञ नरेश त्रेहन का मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम था और उसमें टोबैको के उनके विचार मैंने सुने थे। कभी कभी सोचता हूँ कि यदि तंबाकू मुक्त हमारा देश हो जाए तो कितना बड़ा उपकार होगा और कितने लोग जो असमय ये हृदय रोग भी तंबाकू जनित होता है, टोबैको भी तंबाकू जनित है। अल्सर, डिफरेंट काइंड ऑफ अल्सर टोबैको से रिलेटेड है। तो इन्हीं बातों को सोचकर एक बार मैंने लिखा, एक भावना को अपने मन में भावना आई और मैंने लिखा कि सबसे बड़ा किलर ये टोबैको या एडिक्शन जो है। सिर्फ टोबैको रिलेटेड डेथ एवरी ईयर का जो आंकड़ा है WHO के आंकड़े, आज से 12 साल पहले मैं जब ऐसे कार्यक्रम करवाता था तो 25 लाख था एनुअल डेथ, टोबैको रिलेटेड डेथ 12 ईयर्स पहले 25 लाख था। आज का जो आंकड़ा है तो 55 लाख डेथ टोबैको रिलेटेड हो रहे हैं। तो अब मैं जब देखा कि 55 लाख लोग मर रहे हैं
हर एक वर्ष केवल तंबाकू की वजह से। तो मैं ये लिखने के लिए मजबूर हुआ कि तंबाकू के कैंसर ने जितने लाखों के प्राण हरे, तंबाकू के कैंसर ने जितने लाखों के प्राण हरे, मिलकर दोनों विश्व युद्ध भी उतने नर्मद नहीं किए। मिलकर दोनों विश्व युद्ध भी उतने नर्मद नहीं किए। समाज का जो सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु के खिलाफ जंग का ऐलान डॉन बॉस्को से हम लोगों ने कर दिया है। इससे पहले मेरा कॉलेज में भी किया था, लेकिन अब आप सब कहीं भी यदि यह कार्यक्रम होता है, आप सबों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हम एक हैं, हम अनेक बन जाए, इसको एक महाअभियान का मुखातिब होते हैं। उसका मुख्य कारण है घर में माँ बाप के बीच तनावपूर्ण जीवन। घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते ठीक से, देखते हैं माता पिता कुछ बात पर उलझते हैं, उनके पिताजी अल्कोहल लेते हैं, खैनी खाते हैं, पूरा शिकार कुछ नशा से ग्रसित हैं और वो अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं और इससे लड़का बच्चे तनावपूर्ण रहने लगता है और फिर गलत दोस्त के ओर मुखातिब होता है। अच्छे दोस्त के साथ नहीं रहता है, गलत दोस्त के साथ रहता है और वो ड्रग लेना शुरू कर देता है। तो सभी छात्रों से आग्रह है, लड़के लड़कियां से, घर में जो तनावपूर्ण वातावरण है उसमें माँ से पिताजी से कहिए कि ये अपना आचरण बदलिए और अपने में सुधार लाइए और इसमें तनावपूर्ण वातावरण दूर होगा, बच्चे में सुधार होगा और शिक्षकों की भी बहुत भूमिका है। 6 घंटे है क्लास में बना के लाए, तो शिक्षक की भी बहुत अहम भूमिका है। वो बच्चे से नज़दीक से अच्छा रिलेशन ले, कौन पढ़ता है, कौन टास्क करता है, उसका अगर नशा की ओर जा रहा है तो उसको रोके, समझा दें। और मीडिया का, प्रेस का ये तो भूमिका है ही, प्रशासन का भी भूमिका है, सरकार की भूमिका है, लेकिन सरकार तो दोहरी नीति पर चलती है। एक और का शराब की दुकान खुल रहा है की खेती नॉर्थ बिहार में ही होता है और यहीं से खैनी से पूरे बिहार और झारखंड में सप्लाई होता है। तो सरकार को ये शराब का दुकान, नशे खेती, अफीम की खेती, भांग की खेती, भांग नॉर्थ बिहार में ही मिलता है, साउथ बिहार में नहीं मिलता है, यहीं से सप्लाई होता है साउथ बिहार में। ये सब प्रशासन तो रोकेगी, लेकिन उन लोग को करोड़ों अरबों रुपया का इनकम है नशे के, शराब के दुकान से। लिख दिया सिगरेट पर इंजूरियस फॉर हेल्थ और सिगरेट का फैक्ट्री भी बढ़ रहा है। तो आप लोगों को सोचना है कि गलत चीज का सेवन न करें। कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा एवं विद्यालय के प्रचारक डॉक्टर SH आब्दी ने हमारे संवाददाता को बताया कि बच्चों में यह लत लगती है फैमिली बैकग्राउंड, परिवार अगर कोई तंबाकू छोड़ दे। हम गौसम में देखते हैं कि पोता तंबाकू लगाता है, बाप को देता है और दादा को देता है। वहाँ से यह ट्रेडिशन शुरू होता है। गंगा की सफाई गंगोत्री से होनी चाहिए, पटना से होने से गंगा नहीं साफ होगा, गांव से शुरू करना चाहिए था। और यह अभियान हम कोई क्लब वाले नहीं कर सकते, यह सरकार की नियत पर ही निर्भर करती है। सरकार अगर चाहे, एक तरफ वो गाँवों में खोल रही है शराब की दुकान, एक तरफ वो बीड़ी मजदूरों को प्रोत्साहित कर रहा है, एक तरफ सिगरेट फैक्ट्रीज खोल रहा है और दूसरी तरफ कहता है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए। ये दुधारी तलवार से काम नहीं चलेगा। लोगों को एक कंससनेस चाहिए, क्योंकि जितने आतंकवाद में, जितने विश्व युद्ध में नहीं मरे, उससे अधिक लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कम उम्र में युवाओं का अंत हो रहा है और यह समाज के लिए बहुत कार्यक्रम नशा मुक्त हम लोग का मिशन था, उस पर हम लोगों ने ये काम किया है। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के सौजन्य से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और एक्चुअली में ये प्रोग्राम हमारे IG दरभंगा की तरफ से का प्रोग्राम है और आज डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और हमारे बीच हमारे दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट गेस्ट डॉक्टर्स ये लोग शामिल थे, मीडिया वगैरह भी थे और हमारे स्कूल के बच्चे भी थे और ये एक अच्छा प्रोग्राम है और हम समझते हैं कि इसका लाभ समाज को मिलेगा और हमारी टीम, हमारी स्कूल की टीम इस पर काम करेगी और हमारे स्कूल के तमाम बच्चे जो आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल में वो वचनबद्ध हैं और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है
कि हम इसके लिए अपने आप को पेश करेंगे और इस नशा मुक्त अभियान में हम शामिल रहेंगे। हम अपने स्कूल के तमाम बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रिंट मीडिया जो एक ख़ास उनकी अहम भूमिका होती है इन सब चीज़ों में सुधार लाने की। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इसमें एक ज़बरदस्त नुमाया कार्य करें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर स्थानीय कमला नेहरू पुस्तकालय में 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन एसोसिएशन एवं पेंशनर समाज के संयुक्त तत्वावधान में वृद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अर्जुन प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा ने की। इस संबंध में वरीय नागरिक संघ के विद्यानंद झा एवं पार्षद रीता सिंह ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। भूतपूर्व जज अर्जुन प्रसाद सिंह उद्घाटनकर्ता थे और अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा। आज क्या था मूल उद्देश्य, क्या था? उद्देश्य है हम आज 1 अक्टूबर वृद्ध दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसको हम दरभंगा में पेंशनर समाज और सीनियर सिटीजन दोनों मिलकर के इस दिवस को मनाने का संकल्प किया। यह दिवस वृद्धों का दिवस है और वृद्ध समाज की संपत्ति होती है। वृद्ध ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न वर्षों को देश को आगे बढ़ाने में लगा दिया है, गंवा दिया है। इसलिए समाज का कर्तव्य बनता है कि हम वृद्धों की सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें। इसीलिए वृद्धों के लिए कम से कम एक भवन की वृद्धशाला की व्यवस्था होनी चाहिए और ताकि हमारे वृद्ध जो नेग्लेक्टेड हैं समाज में, अपने परिवार से ऐसे लोग वहाँ शेल्टर ले सकें। हमारा पेंशनर समाज दिन प्रतिदिन, क्योंकि वो भी वृद्ध हैं, वो भी सीनियर ही हैं, इसीलिए सीनियर जो वृद्ध हैं, जो पेंशनर नहीं हैं, वो भी हमारे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, और जो पेंशनर हैं जो 60 वर्ष के बाद रिटायर करके सेवा से आए हैं, वो हमारे पेंशनर्स हुए। इसीलिए दोनों का ज्वाइंट हमने समझा कि वृद्ध दिवस में सभी हम दोनों क्यों नहीं एक साथ मिल करके सीनियर सिटीजन और क्या कहते हैं पेंशनर समाज दोनों मिल करके इस दिवस को ठीक ठाक ढंग से मनावें। इसीलिए हम लोग दोनों ज्वाइंट होकर के इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया। क्या आपके गरीब वृद्ध के लिए कुछ आप लोग योजना भी ला रहे हैं? हम गरीबों के लिए, गरीब वृद्धों के लिए हमारी योजना है कि समाज में उन नेग्लेक्टेड जो व्यक्ति हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए सरकार से अपील करते हैं कि उनकी सुरक्षा मिले और समाज से भी अपील करते हैं कि ऐसे वृद्ध जिनको अब उनके बच्चे तिरस्कृत करते हैं अपने परिवार में, उनको भी तरजीह दें। हम लोग सोच रहे हैं कि एक वृद्धाश्रम बनावें जिसमें ऐसे तिरस्कृत वृद्धों के लिए शेल्टर की व्यवस्था। हम पेंशनर समाज की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए 50,000 रुपया का मैं अनुदान दे रही हूँ और साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मैं 5 कॉर्नर बनाने के लिए मैं सीनियर सिटीजन को भी, वृद्धजनों के लिए भी मैं देने के लिए लिखूंगी, जबकि आप ज़मीन उपलब्ध करा दें। इसीलिए हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि वृद्धों की सुरक्षा हो और वृद्ध मिलकर समाज की समरसता को कायम रखे। समाज में जो दबे कुचले वर्ग हैं, उन सबों को हम समाज में करेंगे शाम से। आज वृद्ध दिवस है सीनियर सिटीजनों के लिए और पेंशनर समाज का भी कार्यक्रम था, मुझे आमंत्रित किया गया था। बड़ी खुशी हुई आकर के। कार्यक्रम को बहुत हम लोग भाग लेते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन आज 1 तारीख था, आज 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा और मैं क्या कहूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को यहाँ उपस्थित होकर के। 2 बातें हैं। हम नगर निगम में भी कई बार कहे थे कि आज सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम होना चाहिए, वो जगह उपलब्ध करा करके बहुत बार सशक्त स्थायी समिति ने भी दिया, बोर्ड ने भी दिया, पहले तो नगर आयुक्त थे उनको भी कई बार आग्रह किया,
कि सीनियर सिटीजन के लिए अविलंब एक ऐसा घर बनाइए जहाँ वो जा कर के सुकून महसूस करें, जहाँ पार्क हो, घूमने फिरने का हो, जहाँ उनको लगे कि घर से वो जाएं तो माहौल ही बदला हुआ लगे, अच्छा महसूस करें। तो कई बार हमने नगर निगम में भी दिया। तो अभी एक आया है क्या, जो सीनियर सिटीजन के लिए कॉर्नर बनाया जाए, जहाँ जो जगह उपलब्ध हो, चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो वहाँ वो बैठ करके आराम करें। हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो बच्चा पैदा लेता वो बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था, देश का, समाज का प्रत्येक नागरिक बुजुर्ग तक अपनी जीवन काल पूरा करें। वो सीनियर सिटीजन के रूप में जो इंसान पैदा लेते हैं वो सीनियर सिटीजन हो, ये ईश्वर से कामना करते हैं कि हर लोग अपना जीवन का हर चक्र पूरा करें और पूरी ज़िंदगी जिएं। और हमारे आपके समाज में एक पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कल्चर आ गया है। वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, महान हो नहीं सकते हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, माता पिता का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, समाज का सम्मान नहीं किया। तो निश्चित तौर पर हमको, आपको, सबको और समाज में एक संदेश जाना चाहिए, जो पश्चिमी कल्चर को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने माता पिता, भाई बंधु जो हैं सीनियर सिटीजन, उन्हें सम्मान करें, उन्हें आदर करें, उनकी ज़रूरतों को देखें। निश्चित तौर पर हमारा समाज जो है इसकी एक अपनी परंपरा है। इन पर हम उनको अपनी ओर से शुभकामना भी देते हैं वृद्ध दिवस के अवसर पर, और पेंशनर समाज को भी अपनी शुभकामना देते हैं कि उन्होंने उनकी सेवा का मौका दिया है। वो सेवा यदि मैं कर दूं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देती। और एक और जान लीजिए, हम पहले से भी आवाज़ उठाए हुए हैं और इधर उधर की बात बोलने की मुझे आदत नहीं है। एक तरफ हम सरकारी कानून से बंधे हुए हैं, हमारा काम रूल रेगुलेशन बनाना नहीं है। हमारा काम है कोई चीज़ प्रस्तावित करके बोर्ड में देना और बोर्ड सर्वसम्मति से पास करना है। और कुछ ऐसा रूल है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और उसे आदेशित किया जाता है कि उसका पालन करना है। तो उस रूल रेगुलेशन के बीच में तरह तरह की बातें आती रहती हैं। पहले हुआ क्या, पूरे बिहार जो लोग अभी कह रहे हैं कि हमने, जनता का कहना कर्तव्य है, लोकतंत्र है, जनता को बोलने का अधिकार है, लेकिन जो हमारे कुछ सदस्य आज बोल रहे हैं वो प्रोसीडिंग उठा के देखिए। जब हम लोग देर कर रहे थे लागू करने में कि पहले जन सुविधा बढ़ाइए फिर टैक्स बढ़ाइए, तो वही लोग कह रहे थे सरकारी आदेश का अवहेलना हो जा रहा है। और कुछ कारणवश सरकारें अलग हुई, दो पार्टी अलग हो गई, तो अब उसी बात को जो हम लोग बोलते थे अब वो लोग आ गए। अब एक तरफ सरकारी आदेश है उसका पालन करना है, दूसरे तरफ वो लोग कोल्हू में पीस रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जो प्रस्ताव आएगा उसे सरकार को भेज दिया जाएगा, जो सरकार का आदेश होगा। हम लोग इस फंडा में पढ़ने वाले, हम कम से कम उस फंडा में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। जनता की सेवा के लिए आए हैं, सेवा करते हैं। आप अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं, आपने बोर्ड में पास किया है, क्या जनता का हमने प्रस्तावित किया है कि सरकार के आदेश का पालन हर लोग करता है, हर कोई करता है। आप कानून से जब बंधे हुए रहिएगा आप भी वही करिएगा जो हम कर रहे हैं। अब कुछ बोलने की मुझे आदत नहीं है। यदि हमने गैर कानूनी किया है, नियम के खिलाफ किया है, तो कोर्ट है, अब न्यायालय में। भाकपा माले द्वारा 1 अक्टूबर को पंडा सरोवर स्थित माले कार्यालय से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च खाजा सराय समाहरणालय होते हुए लहरिया सराय टावर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। दंगाइयों को सजा क्यों नहीं दे, देश का न्याय जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। जगदीश सर, 17 वर्षों के बाद देश का जो 950 करोड़ रुपए के घोटाला करने वाले लोग हैं उनको कल सजा मिली है। भाकपा माले उस सजा का स्वागत करते हुए इसे जनता के आंदोलन की जीत के रूप में देखती है। आज भाकपा माले का ये प्रतिवाद मार्च हो रहा है। इस प्रतिवाद मार्च के जरिए हम लोग यह बात सीरिया से पूछना चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रांत में चारा घोटाला हुआ, नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, शिवानंद तिवारी हैं, इनको जो आप बचाने की साजिश कर रहे हैं
वो आप बचाने की साजिश को बंद करिए। और आपको इस बिहार को बताना होगा कि नीतीश जी चारा घोटाला के आरोपी हैं कि नहीं, उसके लिए दोषी हैं कि नहीं। साथ ही साथ हम यह देश के न्यायालय से हम यह सवाल उठाना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आज हमारे देश में बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने वाले लोग हैं, फर्जी मास्टरमाइंड के लोग हैं। इन तमाम लोगों को अविलंब कठोर सजा मिले। और इस बात के लिए हम इस प्रतिवाद मार्च से आह्वान करते हैं कि जनता का आंदोलन को और तेज करना होगा, जनता का आंदोलन को और बढ़ाना होगा। दंगाई भाजपाई ताकतों को सजा दिलाने तक, देश में लूट की राजनीति को खत्म करने तक आंदोलन को आगे बढ़ा करके इस लूट की राजनीति को खत्म करने का घोषणा आह्वान। आज प्रतिवाद मार्च निकालकर यह कहना चाहती है कि चारा घोटाला में जो सजा लोगों को हुई है, नेताओं को हुई है, वो तो स्वागत जरूर है, किंतु उस चारा घोटाला के आरोपी नीतीश कुमार थे, ललन सिंह थे, शिवानंद तिवारी थे, जिसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे करके हटा दिया है। फिर से जांच करके उनको इस दायरे में लाया जाना चाहिए और फिर से स्पीडी ट्रायल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि ये जो सजा हुई है वह समुद्र में एक बूंद के समान है, क्योंकि इस देश में जो चारों तरफ जनता का पैसे का जो घोटाला हो रहा है, देश के खजाने का जो घोटाला हुआ है और जितना मुकदमा दर्ज हुआ है, उन मुकदमाओं का अब तक ट्रायल करके जो सजा दिया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है। उसमें कांग्रेस, भाजपा सहित बहुत सारी आंचलिक पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। उन तमाम लोगों को सजा दिया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उस पर फैसला नहीं आया है। इसलिए भ्रष्टाचार में, दंगाई के आरोप में जितना मुकदमे हैं, जितने अभियुक्त हैं, सब लोगों का जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करके। कमतौल थाना में दर्ज बलात्कार कांड संख्या 160/13 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को महिलाओं द्वारा एसएसपी के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। हाथ उठा उठा बलात्कार कांड संख्या 160/13 के तहत 15 वर्षीय लड़की के साथ जो 4 पुलिसकर्मियों ने मिलकर बलात्कार किए हैं, उस पर हम लोग ये धरना आयोजित किए और इसका लड़ाई आगे तक लड़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ इतना जल्दी से जल्दी हो सके गिरफ्तारियों को जेल के अंदर बंद किया जाए। दूसरा घटना है जाले की, एक महिला को मारपीट करते करते इतना मारपीट किया गया उसके साथ जो उसको DMCH में भर्ती करना पड़ा। वो महिला DMCH में ही दम तोड़ दी, लेकिन आज तक जो है उस अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। तो जाले और सिंहवाड़ा दोनों प्रखंड के कुछ अपराधियों का एक गिरोह बन गया है, अड्डा बना हुआ है और वो लोग अत्याचार करते रहे हैं, अत्याचार बार बार कर रहे हैं, जुलूम बार बार कर रहे हैं और थाना प्रशासन यहाँ से देख रहा है, पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर रहे। हम लोग जनवादी महिला समिति से जुड़े हुए हैं, हम लोग इस खिलाफ की आंदोलन शुरू किए हैं और चाहते हैं
जितना जल्दी हो सके इस अपराध कर्मियों को फांसी का फंदे तक पहुंचा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? रंजना भारती। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें, कल पुनः इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।